यह कहानी न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक सामान्य तूफान की वजह से अचानक पूरी पृथ्वी का तापमान 200 डिग्री तक गिर जाता है। सिर्फ एक रात में पूरा शहर बर्फ में दब जाता है। लोग वहीं खड़े खड़े बर्फ की मूर्तियां बन जाते हैं और 90% इंसानियत पल भर में खत्म हो जाती है। इसी दौरान एक पिता हजारों किलोमीटर दूर से अपने लाइब्रेरी में फंसे बेटे को बचाने निकल पड़ता है। क्या यह परिवार और इंसानियत इस तबाही से बच पाएगी? यह सब कुछ इस विनाश में समा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मूवी वाला भाई की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत जैक से होती है, जो एक अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक है। वह अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका में रिसर्च के लिए जाता है। उनका मुख्य काम बर्फ की गहराई से आइस कोर नाम का एक खास सैंपल निकालना होता है। इस आइस कोर में बहुत जरूरी जानकारी होती है, जिससे वे ग्लोबल वार्मिंग के सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वे ड्रिलिंग शुरू करते हैं, मशीन अचानक फंस जाती है और बर्फ की सतह पर दरारें पड़ने लगती हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उसका एक साथी उस दरार में गिरने लगता है। तभी जैक तुरंत दौड़कर उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। इस घटना से जैक को गहराई से एहसास होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है और हालात नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। इसके बाद भारत के सिंदेरी में ग्लोबल वार्मिंग पर एक बड़ी मीटिंग होती है, जहां जैक अपनी रिसर्च और थ्योरी सबके सामने रखता है। वह समझाता है कि ग्लोबल वार्मिंग ही एक नए आइस एज का कारण बन सकती है। जब ग्लेशियर टूटते हैं तो बहुत ज्यादा बर्फ समुद्र में चली जाती है, जिससे समुद्र के पानी का तापमान बदल जाता है। इससे समुद्री धाराएं प्रभावित होती हैं, जो पूरी दुनिया के मौसम और हवा के पैटर्न को नियंत्रित करती हैं। जैक लोगों को चेतावनी देता है कि यह बदलाव 100 साल बाद हो सकता है या 1000 साल बाद, लेकिन अगर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया तो इसकी कीमत हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। वह चाहता है कि लोग इस मुद्दे को गंभीरता से लें, लेकिन इस मीटिंग में मौजूद अमेरिका के बड़े अधिकारी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। उपराष्ट्रपति का मानना होता है कि इस समय सबसे जरूरी चीज अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि उसी समय सिंदेरी में असामान्य तरीके से बर्फ गिर रही होती है। निराश होकर जैक घर वापस जाने की तैयारी करता है। तभी उसकी मुलाकात स्कॉटलैंड के एक समुद्री प्रोफेसर से होती है। वह प्रोफेसर जैक की थ्योरी में दिलचस्पी दिखाता है और बताता है कि उसके पास एक खास स्टेशन है, जहां वह समुद्री धाराओं में हो रहे बदलाव को मॉनिटर करता है। प्रोफेसर कंप्यूटर पर देखता है कि समंदर के एक हिस्से का तापमान अचानक 13 डिग्री गिर गया है, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ इसे गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वह उस समय मैच देखने में व्यस्त होता है। इसी समय मुद्दे को गंभीरता से लें, लेकिन इस मीटिंग में मौजूद अमेरिका के बड़े अधिकारी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। उपराष्ट्रपति का मानना होता है कि इस समय सबसे जरूरी चीज अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि उसी समय सिंदेरी में असामान्य तरीके से बर्फ गिर रही होती है। निराश होकर जैक घर वापस जाने की तैयारी करता है। तभी उसकी मुलाकात स्कॉटलैंड के एक समुद्री प्रोफेसर से होती है। वह प्रोफेसर जैक की थ्योरी में दिलचस्पी दिखाता है और बताता है कि उसके पास एक खास स्टेशन है, जहां वह समुद्री धाराओं में हो रहे बदलाव को मॉनिटर करता है। प्रोफेसर कंप्यूटर पर देखता है कि समंदर के एक हिस्से का तापमान अचानक 13 डिग्री गिर गया है, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ इसे गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वह उस समय मैच देखने में व्यस्त होता है। इसी समय वह देखता है कि एक आदमी कार के नीचे छिपा हुआ है, तो वो भी वहां भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। यह तूफान इतना भयानक होता है कि इसे इतिहास का सबसे ताकतवर तूफान माना जाने लगता है। यह इतनी तेज ताकत के साथ पूरे जापान को तहस नहस कर देता है कि इस इतिहास का सबसे ताकतवर तूफान माना जाने लगता है। बड़े बड़े मौसम वैज्ञानिक भी इसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। इसी बीच अंतरिक्ष में मौजूद कुछ अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को देख रहे होते हैं और उन्हें अचानक 3 बहुत बड़े तूफानी बादल दिखाई देते हैं, जो दूर से ऐसे लगते हैं जैसे कोई विशाल भंवर बन रहा हो। ये तीनों क्लाउड सिस्टम धीरे धीरे बनते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक संकेत देते हैं। इन बादलों के बनने से पृथ्वी का मौसम और भी खराब होने लगता है। स्कॉटलैंड में मौजूद मौसम स्टेशन पर अचानक बहुत भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। यह देखकर वहां के प्रोफेसर का ध्यान बुआ के अलर्ट की तरफ जाता है। जब वह ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि सिर्फ एक नहीं, बल्कि तीनों बुआ एक साथ सिग्नल दे रहे हैं। ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। अब साफ हो जाता है कि कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं। सुबह का समय है और सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। किसी को अंदाजा नहीं है कि कुछ ही समय में क्या होने वाला है। अचानक बहुत सारे पक्षी, ये बीजेपीएम कैंडियर्स, घबराकर शहर छोड़कर उड़ने लगते हैं। चिड़ियाघर में भी जानवर अजीब तरीके से बेचैन हो जाते हैं और कुछ भेड़िए तो अपने पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करते। इसी दौरान जैक का बेटा सैम अपने कुछ दोस्तों के साथ वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क आया होता है,
एक नॉलेज क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ एक दोस्त के घर में रुक जाता है। उसी रात वॉशिंगटन में भी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैक गहरी नींद में होता है, तभी उसे प्रोफेसर का फोन आता है और उसकी नींद खुल जाती है। प्रोफेसर उसे याद दिलाता है कि उसने न्यूयॉर्क में जो कहा था कि बर्फ के पिघलने से बड़े बदलाव आ सकते हैं, वह अब सच होता दिख रहा है। यह सुनकर जैक चौंक जाता है। प्रोफेसर उसे बुआ से मिले अजीब डेटा के बारे में बताता है। जैक को इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी के मुताबिक यह सब कुछ कम से कम 100 साल बाद होना चाहिए था, लेकिन अब यह आपदा समय से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है। इसी समय लॉस एंजलिस में बहुत तेज तूफान चल रहा होता है। एक रिपोर्टर मौके पर खड़े होकर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा होता है और लोगों को बता रहा होता है कि तूफान शहर में आने वाला है। लेकिन उसी समय मौसम विभाग का एक अधिकारी अपने ऑफिस में किसी और काम में व्यस्त होता है और हालात की गंभीरता को नजरअंदाज कर रहा होता है। तभी अचानक उसे फोन आता है। रिपोर्टर उसे कॉल करके बताता है कि वहां जापान से भी ज्यादा खतरनाक ओले गिर रहे हैं। जब वह अधिकारी बाहर आकर आसमान की तरफ देखता है तो वह हैरान रह जाता है। आसमान में एक बहुत ही खतरनाक टोर्नेडो बन रहा होता है। मौसम विभाग का प्रमुख उस भयानक नजारे को देखकर डर जाता है, क्योंकि एक बहुत तेज टोर्नेडो लॉस एंजलिस के ऊपर बन जाता है। लॉस एंजलिस भले ही भूकंप जैसी आपदाओं के लिए तैयार रहता हो, लेकिन टोर्नेडो के लिए तैयार नहीं होता। सबसे डरावनी बात यह होती है कि ये टोर्नेडो इतनी तेजी से बनते हैं कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। जब तक मीडिया और अधिकारी प्रतिक्रिया देते हैं, तब तक हालात हाथ से निकल चुके होते हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में कई टोर्नेडो बन जाते हैं, जो हर चीज को बर्बाद करने लगते हैं। मौसम विभाग का प्रमुख खुद यह सब देखने के लिए मौके पर पहुंचता है, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह हिल जाता है। एक बहुत बड़ा टोर्नेडो शहर की मशहूर इमारतों के पास बन चुका होता है और उन्हें नष्ट करने के करीब होता है। हेलीकॉप्टर भी सिर्फ दूर एक बहुत तेज टोर्नेडो लॉस एंजलिस के ऊपर बन जाता है। लॉस एंजलिस भले ही भूकंप जैसी आपदाओं के लिए तैयार रहता हो, लेकिन टोर्नेडो के लिए तैयार नहीं होता। सबसे डरावनी बात यह होती है कि ये टोर्नेडो इतनी तेजी से बनते हैं कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। जब तक मीडिया और अधिकारी प्रतिक्रिया देते हैं, तब तक हालात हाथ से निकल चुके होते हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में कई टोर्नेडो बन जाते हैं, जो हर चीज को बर्बाद करने लगते हैं। मौसम विभाग का प्रमुख खुद यह सब देखने के लिए मौके पर पहुंचता है, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह हिल जाता है। एक बहुत बड़ा टोर्नेडो शहर की मशहूर इमारतों के पास बन चुका होता है और उन्हें नष्ट करने के करीब होता है। हेलीकॉप्टर भी सिर्फ दूर टोर्नेडो शहर के अंदर घुस चुका होता है। कुछ ही समय में मौसम विभाग की बिल्डिंग भी जोर जोर से हिलने लगती है, क्योंकि एक और ज्यादा ताकतवर टोर्नेडो उसके पास पहुंच जाता है। ये टोर्नेडो मौत की तरह हर चीज को खत्म करता जाता है। एक कर्मचारी जब खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो वह वहीं खड़ा रह जाता है, क्योंकि बाहर का दृश्य इतना भयानक होता है कि वह हिल भी नहीं पाता। वहीं एक सफाई कर्मचारी जो हेडफोन लगाकर काम कर रहा होता है, उसे कुछ पता नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर बाहर देखता है, उसे दिखता है कि पूरी बिल्डिंग 2 हिस्सों में टूट चुकी है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति को यह खबर मिलती है कि लॉस एंजलिस पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, तो वह तुरंत सभी उड़ानों को रद्द करने का आदेश दे देता है। लेकिन फिर भी 2 प्लेन खराब मौसम की वजह से 2 प्लेन क्रैश हो जाते हैं। हालात को देखते हुए व्हाइट हाउस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग में सभी लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह सब अचानक कैसे हो गया, क्योंकि किसी भी मौसम मॉडल ने इस आपदा की भविष्यवाणी नहीं की थी। जब जैक से उसकी राय पूछी जाती है, तो उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। जैक बताता है कि ये अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। वह कहता है कि यह बदलाव अभी रुकने वाला नहीं है, बल्कि और भी खतरनाक होने वाला है। उसके अनुसार पृथ्वी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से बड़े स्तर पर जलवायु परिवर्तन शुरू हो चुका है। काफी अनुरोध के बाद जैक को कंप्यूटर एक्सेस मिल जाता है। उसके पास एक खास मौसम मॉडल होता है, जिसमें वह अब तक हुई सभी आपदाओं का डेटा डालता है, ताकि आगे के हालात का अंदाजा लगा सके। लेकिन जब मॉडल चलकर रिजल्ट देता है, तो उसे देखकर जैक खुद हैरान रह जाता है। वह कहता है कि 8 हफ्ते में यह होना नामुमकिन है। फिर वह दोबारा जांच करता है और समझता है कि सिर्फ 6 से 8 हफ्तों के अंदर पूरी पृथ्वी एक नए आइस एज में चली जाएगी। जैक तुरंत यह रिजल्ट लेकर उपराष्ट्रपति के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हालात कितने गंभीर हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति उसकी बात को हल्के में लेता है। उसे लगता है कि अगर यह खबर लोगों तक पहुंच गई तो घबराहट फैल जाएगी, इसलिए वह जैक की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असली तबाही अब शुरू होने वाली है। इसी दौरान इंग्लैंड में लगातार 24 घंटे से लगातार भारी बर्फबारी हो रही होती है और इसके रुकने के तान कोई संकेत नहीं मिलते।
सरकार 3 हेलीकॉप्टर भेजती है ताकि बर्फ में फंसे ब्रिटिश शाही परिवार के लोगों को बचाया जा सके। शुरुआत में पायलट्स को लगता है कि बस बर्फ ज्यादा है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे धीरे धीरे एक खतरनाक लो टेम्परेचर साइक्लोन की आंख के अंदर पहुंच चुके हैं। इस हिस्से में हवा लगभग नहीं चल रही होती, लेकिन तापमान हर सेकंड 10 डिग्री गिर रहा होता है। पायलट्स को कुछ अजीब लगने लगता है। वे पूछते हैं कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा और हवा की स्पीड अचानक शून्य क्यों हो गई है। तभी उन्हें पता चलता है कि फ्यूल लाइन जमने लगी है। जैसे ही फ्यूल पाइप पूरी तरह जम जाती है, हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की स्पीड कम हो जाती है और अंत में वह क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। तीसरा हेलीकॉप्टर जैसे तैसे तीसरा हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग करता है। उसमें मौजूद एक सैनिक दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखता है, कुछ ही सेकंड में उसकी पूरी बॉडी उस भयानक ठंड में जम जाती है। इंग्लैंड के मौसम वैज्ञानिक तुरंत इस लो टेम्परेचर साइक्लोन का सारा डेटा अमेरिका में जैक को भेजते हैं ताकि वह इसका विश्लेषण कर सके। जैक अपने कंप्यूटर मॉडल में यह डेटा डालकर देखता है और समझता है कि यह साइक्लोन ट्रोपोस्फियर से बहुत ठंडी हवा को खींचकर सीधे जमीन तक ला रहा है। इसी तरह के साइक्लोन पहले कनाडा और साइबेरिया में भी देखे जा चुके हैं। जैक को याद आता है कि जब लॉस एंजलिस में टोर्नेडो आया था, तब उसने अपने मॉडल से अनुमान लगाया था कि 6 से 8 हफ्तों में नॉर्थ हेमिस्फीयर में आइस एज आ जाएगा। लेकिन अब नए डेटा के आधार पर वह समझता है कि यह प्रक्रिया और भी तेज हो चुकी है। अब सिर्फ 7 दिनों में पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर जम सकता है। यह जानकर जैक तुरंत राष्ट्रपति के पास जाता है और उसे पूरी स्थिति समझाता है। वह अमेरिका के नक्शे पर एक लाइन खींचकर दिखाता है और कहता है कि इस लाइन के उत्तर में रहने वाले लोगों को बचाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उनके पास भागने का समय नहीं है। इसलिए वह सलाह देता है कि दक्षिण में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर भेजा जाए। साथ ही वह यह भी कहता है कि जो लोग उत्तर में हैं, उन्हें बाहर भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने घरों के अंदर रहकर किसी तरह गर्मी का इंतजाम करना चाहिए और वहीं टिके रहना चाहिए। लेकिन जैक खुद पीछे हटने का फैसला नहीं करता। वह तय करता है कि वह न्यूयॉर्क जाएगा, क्योंकि उसका बेटा सैम अभी भी वहीं फंसा हुआ है। वह जानता है कि यह एक खतरनाक फैसला है, लेकिन एक पिता होने के नाते वह अपने बेटे को छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ कनाडा के उस लो टेम्परेचर साइक्लोन के असर से न्यूयॉर्क में लगातार 1 दिन और 1 रात से तेज बारिश हो रही होती है। पानी इतना बढ़ जाता है कि पूरा शहर बाढ़ में डूब जाता या बढ़चार बाढ़ में है। चिड़ियाघर के भेड़िए भी खतरे को महसूस कर लेते हैं और अपने पिंजरे से भाग जाते हैं। पानी लगातार बढ़ता जा रहा होता है, इसलिए सैम और उसके दोस्त एक ऊंची जगह की तलाश में लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं। रास्ते में उनकी एक दोस्त लोरा का पैर पानी में पड़े लोहे के टुकड़े से कट जाता है। उसी दौरान सैम पीछे मुड़कर देखता है कि एक माँ और उसकी बेटी कार के अंदर फंसी हुई हैं। यह देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वह तुरंत उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन उसी समय एक विशाल लहर जैसे सुनामी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वह पूरे न्यूयॉर्क शहर को अपनी चपेट में लेने वाला होता है। इसी बीच एक आदमी देखता है कि एक बहुत बड़ा रूसी जहाज किसी तरह शहर के बीच आ गया है। असल में यह उस भयानक सुनामी का संकेत होता है, लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते और इसे सिर्फ एक अजीब घटना मानते हैं। कुछ ही पलों में वह विशाल लहर न्यूयॉर्क ब्रिज को डुबो देती है और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को खिलौनों की तरह बहा ले जाती है। जब रेडियो पर सुनामी की चेतावनी दी जाती है, तब लोगों को असली खतरे का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सड़कें समंदर में बदल जाती हैं और लोग जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन उनके पास भागने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बचती। इस समय इंसान प्रकृति के सामने बिल्कुल बेबस और छोटा दिखाई देता है। इस अफरा तफरी में एक महिला जिसे अभी अभी टैक्सी से बाहर निकाला गया था, उसे याद आता है कि उसका बैग वहीं रह गया है। लोरा उसकी मदद करने के लिए बहते पानी में वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन यह फैसला बहुत खतरनाक साबित होता है। सैम यह देखकर उसे जोर से चेतावनी देता है, लेकिन शोर में लोरा उसकी आवाज नहीं सुन पाती। सैम तुरंत उसके पास पहुंचता है और उसे खींचकर सुरक्षित जगह की तरफ ले जाता है। आखिरकार वे सब लोग लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन तेज बहाव का पानी दरवाजों को तोड़कर अंदर घुस जाता है और पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। सिर्फ आधे घंटे में अंदर बाहर का पानी 10 मीटर से भी ऊपर पहुंच जाता है। इस मुश्किल समय में सैम एक डूबते हुए फोन से अपने पिता जैक से संपर्क करता है। जैक उसे बताता है कि पूरी दुनिया एक नए आइस एज की तरफ बढ़ रही है और उसे किसी भी हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए। वह सलाह देता है कि वह अंदर रहकर आग जलाए, खुद को गर्म रखे और मदद का इंतजार करे। फोन पर बात करते करते सैम पानी में गिर जाता है, जिससे जैक घबरा जाता है और तुरंत न्यूयॉर्क जाने का फैसला करता है। सौभाग्य से लोरा सैम को बचा लेती है और उसे अपने शरीर की गर्मी से गर्म रखने की कोशिश करती है। थोड़ी ही देर में बाहर बहुत भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। लाइब्रेरी में बिजली और पानी दोनों बंद हो जाते हैं और ठंड तेजी से बढ़ने लगती है। तभी एक बेघर आदमी देखता है
कि बाहर बहुत सारे लोग शहर छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे। वह यह बात अंदर मौजूद सभी लोगों को बताता है। बाहर का हाल देखकर एक सिक्योरिटी गार्ड फैसला करता है कि सबको उसके साथ बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन सैम अपने पिता से मिली जानकारी के आधार पर सबको समझाने की कोशिश करता है कि बाहर जाना मतलब पक्की मौत है, क्योंकि इतनी ठंड में कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। फिर भी ज्यादातर लोग उसकी बात नहीं मानते और बाहर निकल जाते हैं। सैम उन्हें रोक नहीं पाता और मजबूर होकर उन्हें जाते हुए देखता रहता है। इसके बाद सैम, लोरा और कुछ बाकी लोग लाइब्रेरी के अंदर गहराई में एक कमरे में चले जाते हैं। वहां एक फायरप्लेस होता है, लेकिन जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती, इसलिए सैम मजबूरी में किताबें उठाकर आग में डालने लगता है। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों को अपने सिद्धांत और भावनाएं छोड़नी पड़ती हैं। जो किताबें ज्ञान और संस्कृति का प्रतीक होती हैं, अब वही सिर्फ जलाने के काम आ रही होती हैं ताकि वे लोग जिंदा रह सकें। वे वेंडिंग मशीन तोड़कर उसमें से खाना निकालते हैं, लेकिन वह भी उनके लिए काफी नहीं होता। तभी वही बेघर आदमी उन्हें सलाह देता है कि कौन सी किताबें जलानी चाहिए। हालांकि अब उनके पास गर्मी का इंतजाम हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद लोरा की चोट में इन्फेक्शन हो जाता है और उसे तेज बुखार आ जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। एक बुजुर्ग महिला किताबों की मदद से अंदाजा लगाती है कि उसे सेप्सिस हो सकता है और उसे तुरंत दवाइयों की जरूरत है। सैम को याद आता है कि उस रूसी जहाज में मेडिकल सप्लाई हो सकती है, इसलिए वह अपने 2 साथियों के साथ जान जोखिम में डालकर उस जहाज तक जाने का फैसला करता है। बाहर का माहौल बेहद खतरनाक होता है। हर चारों तरफ जमा हुआ पानी, टूटे हुए ढांचे और बढ़ती ठंड होती है। किसी तरह वे लोग जहाज के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें कुछ खाने पीने का सामान मिल जाता है, लेकिन तभी अचानक उनका सामना उन भेड़ियों से हो जाता है जो पहले चिड़ियाघर से भागे थे और अब भूख से पागल हो चुके हैं। वे भेड़िए बहुत खतरनाक होते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। हालात बहुत तनावपूर्ण हो जाते हैं। सैम और उसके साथी किसी तरह समझदारी से भेड़ियों से बचने की कोशिश करते हैं। एक मौके पर सैम खुद को खतरे में डालकर भेड़ियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है ताकि उसके साथी सुरक्षित रह सकें। काफी मुश्किल हालात के बाद वे लोग भेड़ियों से बच निकलते हैं। उन्हें जरूरी दवाइयां और मेडिकल सामान मिल जाता है। साथ ही उन्हें एक गैस से जुड़ा उपकरण भी मिल जाता है जो बहुत काम आने वाला होता है। यह सब लेकर वे जल्दी जल्दी लाइब्रेरी की तरफ लौटने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे वापस लौट रहे होते हैं, अचानक एक और बड़ा तूफान आ जाता है। वे सीधे उस तूफान की आंख के अंदर पहुंच जाते हैं। ऐसा होते ही आसपास का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगता है। हर सेकंड 10 डिग्री गिरते हुए कुछ ही पलों में तापमान 150 डिग्री तक पहुंच जाता है। पूरा न्यूयॉर्क शहर उनकी आंखों के सामने तेजी से जमने लगता है। इमारतें, सड़कें और गाड़ियां पल भर में बर्फ में बदलने लगती हैं। यह नजारा इतना डरावना होता है कि समझ नहीं आता क्या हो रहा है। सैम और उसके साथी पूरी ताकत से भागते हैं और किसी तरह आखिरी सेकंड में लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाते हैं। पीछे से आती वह खतरनाक ठंड दरवाजे तक पहुंच जाती है, लेकिन वे समय रहते अंदर घुसकर बच जाते हैं। अब लाइब्रेरी के अंदर बचे हुए लोग पूरी तरह जमी हुई न्यूयॉर्क सिटी के बीच फंसे होते हैं। बाहर हर चीज बर्फ में बदल चुकी है। अंदर सिर्फ एक छोटी सी आग जल रही होती है जो उनकी उम्मीद की आखिरी किरण बन जाती है। वे उसी आग के सहारे जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वे लोग इस भयानक ठंड और अचानक आए इस आइस एज को झेल पाएंगे या नहीं। इसी दौरान अंतरिक्ष में मौजूद अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तरफ देखकर डर जाते हैं। उन्हें पूरी पृथ्वी एक बर्फ के गोले जैसी नजर आती है। वे समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर बर्फ में जम गया। 150 डिग्री की इस खतरनाक ठंड में न्यूयॉर्क अब न्यूयॉर्क पूरी तरह 2022 एक सुनसान और जमी हुई शहर बन चुका होता है। अंतरिक्ष से देखने पर 3 विशाल लो टेम्परेचर साइक्लोन दिखाई देते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे कोई सफेद भंवर उसे जकड़ रहा हो। ये साइक्लोन बहुत बड़े होते हैं, करीब 50 मील से भी ज्यादा चौड़े, और लगातार ठंडी हवा को नीचे की तरफ खींच रहे होते हैं। इससे पृथ्वी तेजी से एक नए आइस एज की तरफ बढ़ रही होती है। धरती पर जैक बार बार राष्ट्रपति से अपील करता है कि तुरंत कार्रवाई की जाए। वह अमेरिका के नक्शे पर एक लाइन खींचकर दिखाता है और बताता है कि इसके ऊपर वाले हिस्से को बचाना अब लगभग नामुमकिन है। इसलिए वह कहता है कि दक्षिण में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर भेजा जाए। राष्ट्रपति आखिरकार इमरजेंसी आदेश जारी करता है और लाखों लोग दक्षिण की तरफ, खासकर मेक्सिको लोग दक्षिण की ओर भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला फैसला सामने आता है। मेक्सिको अपनी सीमा बंद कर देता है और अमेरिकी शरणार्थियों को अंदर आने से रोक देता है। लेकिन जैक खुद भागने का फैसला नहीं करता। वह अपनी जान की परवाह किए बिना न्यूयॉर्क जाने की तैयारी करता है, क्योंकि उसका बेटा सैम अभी भी वहां फंसा हुआ है। वह अपने साथ 2 लोगों को लेकर निकलता है जो उसकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वे लोग भारी बर्फबारी के बीच गाड़ी से निकलते हैं, लेकिन जल्दी ही सड़क पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है
और उन्हें गाड़ी छोड़कर पैदल चलना पड़ता है। चलते चलते उन्हें पता नहीं चलता कि वे एक मॉल की छत पर चल रहे हैं, क्योंकि पूरा शहर बर्फ के नीचे दब चुका होता है। अचानक मॉल की छत का कांच टूट जाता है और उनमें से एक साथी नीचे गिरने लगता है और सिर्फ एक रस्सी के सहारे लटका रहता है। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है और दूसरे साथी से कहता है कि रस्सी को संभाले रखे, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगती है। तब वह साथी समझ जाता है कि अगर वह लटका रहा तो बाकी दोनों की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वह खुद ही अपना बैग काट देता है और फिर अपनी जान कुर्बान करते हुए रस्सी भी काट देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और बाकी दोनों बच जाते हैं। जैक के पास रुककर दुख मनाने का समय नहीं होता। वह अपने दूसरे साथी के साथ आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका दूसरा साथी भी ठंड की वजह से कमजोर पड़कर गिर जाता है। तभी जैक को एहसास होता है कि वे लोग एक बार फिर उस खतरनाक साइक्लोन की आंख के करीब होते हैं। वह तुरंत अपने साथी को उठाकर एक बिल्डिंग के अंदर फेंक देता है और खुद भी अंदर कूद जाता है। अगले ही पल बाहर फिर से भयानक ठंड फैल जाती है। अंदर पहुंचकर वह जल्दी जल्दी आग जलाता है ताकि दोनों जिंदा रह सकें। कुछ देर बाद उसका साथी होश में आता है और देखता है कि जैक ने उसकी जान बचा ली है, लेकिन जैक रुकना नहीं चाहता। वह तुरंत आगे बढ़ने की तैयारी करता है, क्योंकि उसे अपने बेटे तक पहुंचना है। काफी देर चलने के बाद जैक अपने उपकरण से अपनी लोकेशन चेक करता है। तभी उसे रास्ते में कई जमे हुए लोग दिखाई देते हैं। शायद वही लोग जिन्होंने लाइब्रेरी छोड़कर बाहर जाने की गलती की थी। वे सब बर्फ में जम चुके होते हैं। रात को दोनों एक टेंट में रुकते हैं। उसका साथी अब थक चुका होता है और कहता है कि शायद सैम अब जिंदा नहीं होगा, लेकिन जैक हार मानने से इनकार कर देता है। अगली सुबह जब बर्फबारी रुकती है और वे बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक हैरान कर देने वाला दृश्य होता है। एक बहुत बड़ा जहाज बर्फ में आधा दबा हुआ होता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि वे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ बर्फ की मोटाई कई मीटर तक है। वे आगे बढ़ते हैं और आखिरकार न्यूयॉर्क सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब यह वही शहर नहीं रहा। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। जैक अपने उपकरण से फिर से लोकेशन चेक करता है और उसे पता चलता है कि लाइब्रेरी ठीक उनके नीचे है। दोनों किसी तरह बर्फ हटाकर अंदर घुसते हैं। अंदर हर चीज जमी हुई होती है। जैक अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर जगह तलाश करता है। आखिरकार उसे एक कमरे में रोशनी दिखाई देती है। वह तुरंत दरवाजा खोलता है और सामने सैम खड़ा होता है। यह देखकर जैक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उस पल में डर नहीं होता, सिर्फ एक पिता का अपने बेटे के लिए प्यार और सुकून होता है। इसके बाद जैक रेडियो के जरिए बाहर की दुनिया को अपनी स्थिति बताता है। सरकार तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करती है और हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं। बचे हुए लोग बिल्डिंग की छत पर जाकर मदद का इंतजार करने लगते हैं। यह कहानी सिर्फ एक आपदा की नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के रिश्ते की भी है। यह दिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति के सामने वह अभी भी छोटा है। लेकिन यह भी दिखाती है कि मुश्किल हालात में इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो